हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोगों ने जितना भी ग्रुप 14 एलिमेंट, ये 11th का लास्ट ये टॉपिक है, तो इसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड जो पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम लोग को मेनली जो पढ़ना है सिलिका, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स और एक होता है जियोलाइट्स। जियोलाइट से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, जियोलाइट से रिलेटेड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन फैमिली में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो विशेष करके वो सिलिकॉन वाला पोर्शन से ही आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो पहला हम लोग ये सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलिकॉन तो आप जानते हैं सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, क्योंकि ये सैंड जो होता है SiO2, ये सैंड, तो इसमें देखिए फर्स्ट एबंडेंट तो ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद हो गया सिलिकॉन, ठीक है। इसलिए सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिलिकॉन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़े होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। एक आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नेटवर्क या कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक मेटालिक क्रिस्टल या मेटालिक सॉलिड। तो सिलिकॉन ये नेटवर्क टाइप, या इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट, है ना, ये कोवैलेंट टाइप है, कोवैलेंट सॉलिड है, नेटवर्क टाइप सॉलिड है ये, ठीक है। तो ये नेटवर्क टाइप ये सॉलिड होगा। अब और साथ ही साथ एमॉर्फस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, एमॉर्फस फॉर्म में ये रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस देखिए, ये जो है जेई में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जेई मेन का 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवैलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। तो अब बताइए, ये इसी से सीधा ये पूछा हुआ है, कौन होगा आंसर? सिलिकॉन। अब यहाँ सल्फर S8 के रूप में, है ना, फॉस्फोरस P4 के रूप में और आयोडीन I2। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर है, ये तीनों जो है, ये बाकी तीनों मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन ये केवल कोवैलेंट सॉलिड है, ठीक है। ये कोवैलेंट सॉलिड है। जो लैटिस पॉइंट होता है उसमें एटम्स होते हैं और वो एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है ना। ये मान लीजिए जो आप लोग सिंपल क्यूबिक जो पढ़ना है हम लोग को +2 लेवल में, ऐसे तो टोटल कितना होता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 और 14 वो उसको ब्रेवियास लैटिस कहते हैं। अगस्टे ब्रेवियास साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर, वो एक्चुअली मैथमेटिशियन ही थे, वो कैलकुलेशन के आधार पर 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताया था। तो वो था, उसको अगस्ते ब्रेवियास के नाम के सम्मान में ब्रेवियास लैटिस कहते हैं। और वो 7 सिस्टम है टोटल, है ना। वो चार्ट में शुरू में ही सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे।
तो ये जो हम लोग को सिंपल क्यूबिक पढ़ना है, ये क्यूबिक सिस्टम भी कई होता है। सिंपल क्यूबिक जैसे होगा, फिर उसका फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो ये जो सब पॉइंट होता है ये लैटिस पॉइंट होता है। और ये सब पॉइंट पे अगर एटम होगा, ये सब पॉइंट पे अगर एटम है और वो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है तो उसको नेटवर्क टाइप सॉलिड कहते हैं। तो सिलिकॉन में ऐसा ही होता है कि ये पॉइंट पे सिलिकॉन होगा, ये सब पे सिलिकॉन, और सब आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये सब पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स होता है और दो मॉलिक्यूल के बीच कोई बॉन्ड नहीं है बल्कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नेटवर्क टाइप सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। सिलिकॉन का प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन कैसे? ये सिलिकॉन का जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो नेचर में इजीली अवेलेबल होता है वो सैंड, SiO2। तो SiO2 ड्राई और पाउडर्ड, यानी सैंड ही ले लिए, उसको मैग्नीशियम के साथ अगर हीट करेंगे तो मैग्नीशियम इससे ऑक्सीजन ले लेगा, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज होगा और SiO2 को रिड्यूस करेगा। लेकिन इससे यहाँ पर एमोर्फस सिलिकॉन मिलेगा। यहाँ पर एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी इसको रिड्यूस कर सकता है। हालांकि Al2O3 बनेगा, तो याद कीजिए हमने पहले ही बताया था Al2O3 जो होता है वो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस उसको कहते हैं। तो यहाँ ये जो Mg लेंगे तो इससे एमोर्फस, अगर क्रिस्टलाइन सिलिका बनाना होगा तो वैसे ही फाइनली पाउडर्ड और ड्राई SiO2 ले लेंगे और इसमें कोक यानी कार्बन के साथ इसको हीट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO या CO2 बनकर अलग होगा और सिलिकॉन गैस होगा, वेपर। इसको कलेक्ट करके कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनेगा, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल बनेगा ये सिलिकॉन। या तो इस मेथड से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनेगा, या मेटल मैग्नीशियम यहाँ लेंगे तो एमोर्फस बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में, यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पर कि अगर कार्बन थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाने पर वो सिलिकॉन से रिएक्ट करके ये सिलिकॉन कार्बाइड बनाता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा और सिलिकॉन कार्बाइड इनफैक्ट SiCN ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कोरंडम कहते हैं। ये होता क्या है? ये जो हमने हार्डनेस के आधार पर लिखाया था 1 to 10 हार्डनेस का हमने पिछला वीडियो में वो लिखाया है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन का वैलेंसी 4, तो डायमंड में इसी तरह से ऐसे रहता है और हर कार्बन के साथ 4 कार्बन है ना, उसी तरह से फिर यहाँ भी ऐसे होगा, फिर यहाँ मान लीजिए इधर कार्बन। तो अब क्या होगा, इसी जगह ये कार्बन, ये सिलिकॉन बना। अगर कार्बन ज़्यादा है तो सिलिकॉन के साथ इसको हीट करने पर क्या करता है, ये कार्बन को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके यहाँ देखिए यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा कि किसी ये मतलब यहाँ कार्बन हुआ ऐसे इस तरह से, और मान लीजिए यहाँ पर आ गया फिर सिलिकॉन, और फिर उसी तरह से यहाँ ऐसे है, इधर कार्बन, यहाँ सिलिकॉन। मतलब क्या होगा,
1:1 रेशियो में सिलिकॉन और कार्बन रहता है। तो डायमंड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डायमंड में, क्रिस्टल में हर जगह कार्बन है, और कार्बोरंडम में क्या होता है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों का वैलेंसी सेम होता है, इसलिए कार्बन को रिप्लेस करके वहाँ सिलिकॉन आ जाएगा, लेकिन 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, सिलिकॉन जो कार्बाइड बनेगा, ये देखिए ये बॉन्ड तो थोड़ा सा वीक हो गया, इस वजह से इसका हार्डनेस डायमंड से थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे डायमंड का 10 मो है, इसका 9 मो इसका हार्डनेस होता है, पहले बताया हुआ है। अब तो इसलिए सिलिकॉन कार्बाइड बन सकता है कार्बन अगर ज़्यादा परिमाण में हो तो। इसीलिए यहाँ पर अगर सिलिकॉन कार्बाइड नहीं बने, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये उसको बनने से रोकने के लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट में आयरन मिला देते हैं, या फिर उसमें एक्सेस अमाउंट में SiO2 लेते हैं, ताकि कार्बन कम हो, ताकि कार्बन एक्स्ट्रा बचे ही नहीं सिलिकॉन से रिएक्ट करके सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन, क्वेश्चन हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं, in the extraction of silicon by reduction of sand यानी silica, and excess of sand is always used to prevent the formation of, ठीक है, क्या है, in the extraction of silicon by reduction of sand, SiO2, reduction of sand, and excess amount of sand, SiO2 is always used to prevent the formation of, पहला चॉइस है सिलिकॉन ऑक्साइड, दूसरा है सिलिकॉन कार्बोनेट, तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड, चौथा है सिलिकॉन पेरोक्साइड। बताइए क्या होगा आंसर? सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये भी मतलब IIT में, ये JEE मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसी सब से वो छोटा छोटा पॉइंट पर क्वेश्चन ये निकाला जाता है। इनऑर्गेनिक तो रिपीटेडली हम तो कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सब चीज़ याद रखना एट ए टाइम, ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप बार बार लिखें या उसको रिपीटेडली पढ़ें। तो अब हम पढ़ने की जगह ये कहेंगे कि वीडियो जो भी हम दे रहे हैं उसको बार बार देखें। बार बार देखिएगा तो क्या होगा, बार बार रिपीटेडली देखते देखते आपको बहुत सारे बात याद होने लगेंगे, याद रहने लगेंगे, और एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाना आसान होगा। हम लोग इनऑर्गेनिक को छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते, अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। हर एग्ज़ाम में आजकल ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में इनऑर्गेनिक देता है, आप उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। मैं फिर भी यहाँ तो मटेरियल ये दे रहा हूँ, लेकिन इनऑर्गेनिक याद कैसे रहे इसके लिए भी वो सब का प्लान बना हुआ है, सब चीज़ ये किया हुआ है। मैं उसको एक एक करके, पहले मैं पूरा इनऑर्गेनिक का थ्योरी बता दूंगा, फिर सबका जिस्ट भी बताऊंगा समरी में लास्ट में, और सबके क्वेश्चंस के थ्रू NCERT का लाइन बाय लाइन आपको याद कराऊंगा। क्वेश्चंस के थ्रू पहले ये पढ़ना होगा और क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। क्वेश्चंस लगातार वो रिवीजन टाइप से क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, और उसके लिए मतलब पॉसिबली वो क्वेश्चन सब तैयार हो रहे हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेडली बार बार लिखना फिर ये करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पैनल वो मैं
लेने वाला हूँ वो ले रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आपको लेक्चर उसी में आने लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक पैनल, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए ही हम वो इलेक्ट्रॉनिक पैनल हम ले रहे हैं। काफ़ी कॉस्टली होता है वो, लेकिन मैं वो ले रहा हूँ। वो सिर्फ क्वेश्चंस मैक्सिमम इतना बार आपके नज़र से गुजर जाए कोई फैक्ट कि आप भूलते भूलते भी उतना याद रहे कि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। तो मेरा यही कोशिश है, उसको कंटिन्यू ये सारे चीज़ हम ये करेंगे। सभी चीज़ ये ऑर्गेनिक, अभी इनऑर्गेनिक का बना रहे हैं, फिजिकल का भी वीडियो मैं बनाकर रख रहा हूँ धीरे धीरे, और ऑर्गेनिक का भी वो स्पेशली अलग के लिए कि विच विल कम इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ ऐप वेर यू विल गेट ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। मतलब वो फिर केमिस्ट्री का हर एक चीज़ वहाँ मिलेगा, जिस तरह से भी आप चाहें, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते उस टाइप से चीज़ें मिलेंगे। बट गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना। तो अभी हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर के रख रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि मैं पूरा इनऑर्गेनिक का वीडियो पहले बना करके रखा था, लेकिन लास्ट ईयर जो सितंबर में लास्ट ईयर यहाँ जो वाटर लॉगिंग हुआ, वो हार्ड डिस्क मेरा नीचे ही रह गया था, पूरा हार्ड डिस्क वो करप्ट हो गया। नहीं तो अभी आपको इस बार ही उसी फॉर्मेट पे सारा चीज़ मिल जाता, हमें फिर से बनाना पड़ रहा है, बैड लक। लेकिन फिर भी पहले से ये और बेहतर फॉर्म में ही आएगा। वो एक तरह से मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा कमेंट्स भी प्रॉपर दीजिए ताकि हमें लगे थोड़ा वही उत्साह बढ़ाता है अभी का इस बड़ा विकट परिस्थिति में। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अब इंस्टीट्यूट भी खुल ही जाएगा। तो मतलब क्वेश्चंस ये सब जो इनऑर्गेनिक आप रिपीटेडली एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने में आपको लगता होगा ये 2-3 बार पढ़े फिर चौथा बार पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि अरे ये चीज़ तो हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअली जब उससे क्वेश्चन आता है तो लगता है ये तो बहुत छोटा सा चीज़ हम मिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको आप रिपीटेडली आप बार बार वो देखेंगे, है ना। वो मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो छोटा स्क्रीन में आप ज़्यादा लंबे समय तक उसको देख नहीं सकते। तो आप लोग अगर चाहें इसको तो आजकल वो स्टडी करने के लिए वो टैब में आता है, वो टैब आप लोग लेंगे तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन होगा, पढ़ना थोड़ा इजी होगा, पढ़िएगा। वो थोड़ा आँख पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी ऑफलाइन की जगह तो ले नहीं सकता। ऑफलाइन का वो अलग ही इम्पोर्टेंस है, ऑफलाइन की जगह ले नहीं सकता, लेकिन ये हमेशा एक सप्लीमेंट है आपके लिए कि मान लीजिए मैंने पढ़ा और ये जब स्टार्ट हुआ तो अब आगे कंटिन्यू मिलेगा स्टूडेंट्स को। यहाँ जो मतलब जुपिटर एकेडमी है ना, जुपिटर एकेडमी की बात कर रहे हैं हम। जुपिटर एकेडमी में जो स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों को तो पूरा हमेशा ये मिलेगा कि आप जैसे पढ़ के गए और अब वो चीज़ समझ में नहीं आया तो क्लास एक है, एक क्लास करके फिर वो नहीं समझ में आ रहा है तो अब सर से पूछ रहे हैं या क्या होगा। लेकिन ये जब बना हुआ रहेगा तो जहाँ समझ में नहीं आएगा एक बार खोल के देख सकते हैं, लेकिन एक बार ऑफलाइन क्लास के बाद ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। डायरेक्ट ये थोड़ा सा लेस इफ़ेक्टिव है, बट इन दिस पीरियड नथिंग कैन बी डन। ये एक यही उपाय है, इसके थ्रू हम लोग आगे ये बढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया कि इस जगह सिलिकॉन का प्रिपरेशन, ये अगर मेटल के साथ यहाँ पर लिए इसका रिडक्शन किए, है ना, मैग्नीशियम, तो यहाँ एमॉर्फस कार्बन के साथ किए तो यहाँ क्रिस्टलाइन बना। और इस जगह
हम लोग ये सिलिकॉन जो बना, अगर कार्बन एक्सेस हो जाए तो हो सकता है ये सिलिकॉन बनते ना बनते कार्बन से रिएक्ट करके सिलिकॉन कार्बाइड बना ले, तो वो नहीं हो, इसके लिए ये हमेशा एक्सेस में लिया जाता है और ये एज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये कम लिया जाता है ताकि वो जितना भी है इसी के द्वारा यूज हो जाए, उसके बाद ये बचे ही नहीं कि सिलिकॉन बनने के बाद वो कार्बन से रिएक्ट करे। ठीक है, सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड में नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो सिलिकॉन का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, सिलिकॉन का प्रिपरेशन दो मेथड पहले बताया गया, एक एमोर्फस, एक क्रिस्टलाइन, तीसरा है हाईली प्योर, मतलब जब सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में करना हो तो वहाँ सिलिकॉन, अगर सेमीकंडक्टर बनाना हो तो वहाँ हम लोग को एकदम 100% प्योर सिलिकॉन चाहिए, अल्ट्रा प्योर। तो प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए क्या करना होता है, तो पहले सिलिका को कार्बन से जो पहले बताए थे उसमें रिएक्ट करके Si तो बना लिए, CO या CO2 बनकर वो निकल जाएगा। ये सिलिकॉन मतलब ये 100% प्योर नहीं है, तो उस सिलिकॉन को पहले हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन में सिर्फ प्योर सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, तो रिएक्शन करके SiCl4 बनाया और इम्प्योरिटीज यहाँ छट गया। अब SiCl4 को MgZn या एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। ये जेई एडवांस में ये पूछा हुआ है कि SiCl4 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, उसके द्वारा इसको रिड्यूस करके सिलिकॉन, मैग्नीशियम लेंगे तो MgCl2, Zn लेंगे तो ZnCl2 और अगर एल्युमिनियम लेंगे तो AlCl3 बनेगा। ठीक है, दूसरा है ये जो फ्लोरोसिलिसिक एसिड था ना, हेक्साफ्लोरो, ये सिलिसिक एसिड, इसी का सोडियम सॉल्ट है, हाइड्रोजन हटाकर वहाँ सोडियम आ गया और इसको अगर मेटालिक सोडियम से रिएक्ट करें तो इसके साथ हीट करें तो यहाँ सोडियम फ्लोराइड बनेगा और यहाँ से सिलिकॉन मिलेगा। ये प्योर सिलिकॉन इस तरह से बनेगा। सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर सिलिकॉन को हम लोग लेंगे ये प्योर, तो ये ब्राउनिश पाउडर होता है और रिएक्टिविटी की बात ये काफ़ी कॉमन है। एमोर्फस सिलिकॉन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो वो कोवेलेंट सॉलिड होता है, तो सिलिकॉन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो जल्दी टूटेगा नहीं, इस वजह से वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। एमोर्फस तो सारा सिलिकॉन अलग अलग है तो वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो इसका प्रॉपर्टीज़ में जैसे रिएक्शन, तो हमने बताया कि एमोर्फस सिलिकॉन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो एमोर्फस ये नॉन मेटल के साथ, जैसे O2 के साथ SiO2, नाइट्रोजन के साथ सिलिकॉन नाइट्राइड, फ्लोरीन के साथ सिलिकॉन फ्लोराइड, कार्बन के साथ सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में हमने पहले बता दिया है, कोरंडम, इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। एमोर्फस सिलिकॉन को रेड हॉट एकदम गर्म करके लाल कर लेंगे, उससे होकर जलवाष्प अगर पास करेंगे SiO2 बनेगा, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिलिकॉन मेटल के साथ कुछ मेटल्स, ये इसके साथ ये मेटल सिलिसाइड बनाता है, हालांकि इसमें ग्रुप 1 का मेटल नहीं होता है। एमोर्फस सिलिकॉन को जब गर्म करेंगे, गर्म करके पिघला देंगे तो लिक्विड सिलिकॉन, उसको फिर ठंडा करेंगे तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मिलेगा। इस तरह से एमोर्फस सिलिकॉन को क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट किया जाता है। सिलिकॉन आसानी से डिज़ोल्व होता है HNO3 और HF के मिक्सचर में।
है ना। होता क्या है, HNO3 कॉन्सनट्रेटेड अगर लेंगे, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो वो सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज करके SiO2 में कन्वर्ट कर दिया, और SiO2 HF से रिएक्शन करता है इजीली। तो SiO2 HF से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने पर SiF4 ये बनेगा, SiF4 और H2O, और ये जैसे बना ये SiF4, इसका हाइड्रोलिसिस होता है जो वाटर बना उसके द्वारा, और ये सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये पहले भी बताए हुए, सिलिसिक एसिड ये वाइट, ये मतलब सॉलिड होता है, इसलिए अगर हम लोग ऐसा करते हैं, SiF4 अगर वाटर के कांटेक्ट में आया, वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में, तो वाटर ड्रॉप के ऊपर ये सिलिसिक एसिड जो बनेगा उसका एक वाइट लेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस इस तरह से ये HNO3 और HF में डिजॉल्व होने का यही रीजन है कि उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। और फिर आगे एक और टर्म आएगा, हम लोग पढ़ेंगे ईचिंग ऑफ ग्लास, उस पर भी ये रिएक्शन आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ईचिंग ऑफ ग्लास के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ, और साथ ही साथ सिलिकॉन ये एसिड में डिजॉल्व हुआ, ये एल्कली में भी डिजॉल्व होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द गैस, इस पे एक जैसे क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, ये इसी रिएक्शन पर यहाँ क्वेश्चन है कि HNO3 HF ये जो बना, यहाँ HNO3 पहले Si को ऑक्सीडाइज करके SiO2 HF से SiF4, फिर SiF4 का हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ 4H2 एक्चुअली होगा, एरो में दिए तो बैलेंस नहीं किए, और यहाँ HF और SiOH4 ये एक वाइट जिलेटिनस सॉलिड बनेगा, ये सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन है, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सिलिकॉन एल्कली में भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से। तो सिलिकॉन KOH और KOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व पोटासियम सिलिकेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सिलिकॉन सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके Na2SiO3, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इस कार्बन को रिप्लेस कर देता है, और ये जो Na2SiO3 होता है इसको हम लोग ऐसे वाटर ग्लास कहते हैं, वाटर ग्लास इसको कहा जाता है। और यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर इसी के जैसा होगा, इसी में से कुछ को हटाकर कार्बन, या कार्बन को कुछ को हटाकर सिलिकॉन, तो उसका NaOH के साथ अगर O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो यहाँ भी सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो होगा इसको हम लोग ये वाटर ग्लास ये कहते हैं, ये वाटर ग्लास ये बनता है, सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड वाटर ग्लास। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग CaF2 and SiO2 with conc H2SO4 on hydrolysis gives a white gelatinous precipitate, है ना, वाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में कुछ ये जिलेटिनस प्रिसिपिटेट और है यहाँ पर द प्रिसिपिटेट इज, द प्रिसिपिटेट इज, ये क्या होगा प्रिसिपिटेट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है इस जगह पे, एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पर लेंगे इस तरह,
इसमें जैसे CaF2 और SiO2, इसमें H2SO4 अगर लेते हैं, H2SO4 डायरेक्ट SiO2 से रिएक्शन करता नहीं है, ये CaF2 से रिएक्ट करके CaSO4 बना देगा और यहाँ 2HF बनाएगा। ये जो HF बना ये क्या करेगा, SiO2 से ये HF रिएक्ट करेगा और ये HF रिएक्ट करके यहाँ पर 4HF ये SiF4 बनाएगा और फिर यहाँ पर H2O बना देगा और ये SiF4 H2O के द्वारा इसका यही जो SiF4 यहाँ पर जो गैस ये जो बनेगा, इसी को SiF4 को इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये यहाँ पर HF 4HF और यहाँ SiOH होल 4, इसी को हम लोग सिलिसिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर ये सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, वही वाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट है ना। इसमें जो कांच के बॉटल में अगर हम लोग रखते हैं HF को, तो कांच के बोतल में हालांकि HF को तो डायरेक्ट रखा नहीं जाता, वैक्स कोटिंग करके रखा जाता है, फिर भी जो वैक्स कोटिंग जो उसके मुंह पर है, मुंह पर क्या होता है, बार बार खोलते बंद करते वैक्स हट जाता है तो वहाँ पर रिएक्शन होकर के वाइट सब्सटेंस जमा हो जाता है, वो यही होता है SiOH होल 4। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसी में एक मतलब क्वेश्चन, तो यहाँ ये तो बना ही और साथ ही साथ ये SiF4 फिर अगर अनरिएक्टेड बचा वो HF जो होता है उससे फिर रिएक्शन करता है और उससे रिएक्शन करेगा SiF4, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ और ये जो बना ये फिर SiF4 से रिएक्ट करके H2SiF6 बना देता है। वो पहले हम बताए थे SiF4 फिर ये HF के साथ रिएक्शन करके H2 और यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरो सिलिसिक H2SiF6 बनाता है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये वाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट की बात कह रहा है, तो प्रिसिपिटेट ये है ना। अब इसी को देखिए, ये जो रिएक्शन है इसको भी क्वेश्चन बनाकर पूछा है। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि CaF2 और H2SO4 का रिएक्शन, यहाँ A और B लिख दिया, इन दोनों के जगह A और B लिख दिया। फिर SiO2 का B से रिएक्शन कराया, B से रिएक्शन करा करके यहाँ C बनाया और कह रहा है कि C कंटेंस, और C कंटेंस यहाँ दिया हुआ है SiF6 और -4, इस तरह से ये दिया गया है। फिर C में यहाँ दिया है SiF6 और 2 माइनस यहाँ 4 फिर यहाँ SiF4 और दिया गया है यहाँ पर 2 और फिर सिंपली SiF4। तो C कंटेंस, तो क्या होगा यहाँ, मतलब इसको ये दोनों को ऐसे दिया क्वेश्चन में, इसको A बना दिया, इसको B, और फिर यहाँ दिया है कि इसको ये B से ये नहीं लिख करके SiO2 प्लस B और यहाँ इसके जगह पे लिख दिया C। तो C कंटेंस इन चारों में से कौन होगा, तो ये वाला तो कहीं चॉइस में है नहीं, तो फिर दूसरा ये बनेगा और यहाँ H2 हटेगा तो SiF6 डबल माइनस, यानी ये आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो ये सिलिकॉन के बारे में हो गया, ठीक है, सिलिकॉन के बारे में। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन SiO2 एंड देन सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स।
ठीक है। नेक्स्ट इस पे है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन जिस तरह से कार्बन का दो मेन ऑक्साइड था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से इसमें सिलिकॉन भी होता है। उसका दो ऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन का दोनों के अलावा एक तीसरा बताए थे सब ऑक्साइड, जो C3O2 ऐसे रहता है, C3O2। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा है, बस कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछा है जो हम लोग रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो सिलिकॉन का ये दो ऑक्साइड है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कॉमन नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉमन SiO2 है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी SiO2 को सिलिकॉन के साथ हाई टेम्परेचर पे जब रिड्यूस करते हैं तब SiO बनता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे। ये SiO2 मोस्ट कॉमन फॉर्म हुआ और ये लगभग 12 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 12 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ये है, क्वार्ज, ट्राइडामाइट, क्रिस्टोवेलाइट, ये सब जो है इसके अलग अलग फॉर्म, इसको हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म भी कह सकते हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पर देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है, एक यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ये क्वार्ज SiO2 का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्वार्ज। तो क्वार्ज ये जो लो टेम्परेचर पर ये अल्फा क्वार्ज के रूप में रहता है, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर इसको हम लोग 573 पर हीट करते हैं तो अल्फ़ा क्वार्ज बीटा क्वार्ज में कन्वर्ट होगा। ये हालांकि टेम्परेचर घटा बढ़ाकर ये रिएक्शन को प्रॉपर डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है। बीटा क्वार्ज को 870 डिग्री सेल्सियस पर अगर लेंगे तो वो बीटा ट्राइडाइमाइट के रूप में उस क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बस नाम सब याद रखना है। और फिर इसको 1470 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करेंगे तो बीटा क्रिस्टोवेलाइट बनेगा, और इसको 1710 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड SiO2 बनेगा। और ये ट्राइडेमाइट को 120 से 160 में कन्वर्ट करके इसको अल्फ़ा ट्राइडाइमाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। 200 से 275 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे तो बीटा फॉर्म को अल्फ़ा फॉर्म क्रिस्टोवेलाइट, बीटा क्रिस्टोवेलाइट से अल्फ़ा क्रिस्टोवेलाइट बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन का अलग अलग फॉर्म। इसके अलावा और भी फॉर्म्स है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म में से हुआ। अब हम लोग को इसके बाद SiO2 का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब इसमें हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। देखिए कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप का मेंबर है। तो कार्बन जो बनाता है CO2 ये गैस है, जबकि SiO2 जो बनेगा तो इसको या तो गैस होना चाहिए, एक ही ग्रुप का है, गैस होना चाहिए,
या लिक्विड होना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको गैस से लिक्विड होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सॉलिड होता है एंड विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। SiO2 जो बालू जिसको कहते हैं सैंड, तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। तो ऐसा होता क्यों है? दोनों एक ही ग्रुप का है, फिर नेचर में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों? तो इसके लिए क्या किया गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड का होने के वजह से साइज छोटा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ये बना लेगा। दोनों का साइज छोटा, ये भी यहाँ पर क्या सेकेंड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड, और ये भी यहाँ सेकेंड पीरियड का, ये भी क्या होगा सेकेंड पीरियड का, तो ये भी सेकेंड पीरियड का। तो ये सभी सेकेंड पीरियड का साइज छोटा होने की वजह से पाई बॉन्ड बन गया। ये कैसा पाई बॉन्ड है? ये पी पाई और पी पाई बॉन्ड, यानी दोनों का पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बनता है। ठीक है, पी पाई बॉन्ड। अब हम लोग अगर सिलिकॉन लेते हैं SiO और यहाँ पर O, सिलिकॉन हो जाएगा किसका, ये थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड का होने के वजह से ये लार्जर होगा, ये बड़ा साइज का होगा, और लार्जर साइज का होने से क्या होगा कि ये यहाँ पर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पर ये इस जगह जो है हम लोग ये कह सकते हैं पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पी पाई बॉन्ड यहाँ संभव नहीं है, लार्जर साइज की वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये पाई बॉन्ड बनने का कंडीशन में है कि एटम के पास कम से कम 2 p ऑर्बिटल होना चाहिए, एटम का साइज छोटा होना चाहिए, है ना। तो सिलिकॉन का साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो नहीं पाता, पाई बॉन्ड बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड ही बनकर रह जाएगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड रहा तो एक वैलेंसी इसका फ्री, इसका, फिर इसका फ्री, तो ये जो फ्री वैलेंसीज हुआ, इस फ्री वैलेंसी के वजह से ये क्या होगा, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और ये एक नेटवर्क लाइक मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल का निर्माण करता है ना। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो नहीं बना, वैलेंसी हो गया फ्री, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, SI, ऐसे हम लोग लेंगे, यहाँ पर O, फिर इधर O, ऐसे है, फिर यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल SI, फिर यहाँ अब ऐसे O और O लेंगे ऐसे, तो फिर यहाँ पर होगा, फिर ये SI का, SiO2 का दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे, फिर इस तरह से होगा। अब यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल SiO2 का ऐसे हम लोग रखेंगे, ये फ्री यहाँ पर होगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, SI, फिर O, फिर SI, यहाँ पर O, इस तरह से ऐसे जुड़ता चला जाएगा, यहाँ भी फ्री। तो इस तरह से हम लोग फिर O, SI, फिर यहाँ O, SI, इस तरह से ऐसे ये बॉन्ड बनता चला जाएगा, SiO, और ऐसे ही ये लंबा इस तरह से चेन, इधर भी O ऐसे होगा, O
यहाँ पर ऐसे इधर, फिर यहाँ ओ ऐसे, ओ इस तरह से ऐसे होता चला जाएगा। ये एक लंबा ये चेन इस तरह से बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल, और हर जगह सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, हर जगह sp3, जबकि CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये SiO2 में Si का साइज बड़ा होने से Si और O के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुआ, तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाया, इसलिए वो वैलेंसी फ्री हो गया, और इस फ्री वैलेंसी के द्वारा SiO2 के बाकी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले गए और एक मैक्रो मॉलिक्यूल या जायंट, ये जो स्ट्रक्चर, ये जायंट मॉलिक्यूल बना। ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना, और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, और इसी वजह से ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहता। जबकि कार्बन का साइज छोटा होने से ऑक्सीजन के साथ इजीली पाई बॉन्ड बना लेगा, इस वजह से CO2 एक सेपरेट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पर वो गैस के फॉर्म में होता है। तो CO2 इसलिए गैस है और SiO2 सॉलिड है। तो SiO2 का जो क्रिस्टल बना है, स्ट्रक्चर बना है, उसमें SiO बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी 368 किलो जूल पर मोल। SiO2 ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होने के वजह से ये हाईली अनरिएक्टिव होगा, वाटर में घुलेगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये हैलोजन में फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी किसी हैलोजन से रिएक्ट नहीं करता, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, हाइड्रोजन से भी रिएक्शन नहीं करता, केवल फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और SiF4 बनाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये जितने भी एसिड है किसी में नहीं घुलेगा, सिर्फ HF में घुलेगा। और HF में घुलने का कारण क्या है, तो यहाँ देखिए, ये SiO2 HF के साथ ये मिल करके पहले SiF4 और H2O बनाया, और H2O जो बना इसी वाटर के द्वारा SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। ये यानी कि पूरा का नहीं, कुछ का, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो होता है इससे बनता है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है लिखा हुआ, और ये सिलिसिक एसिड बना H4SiO4 ये बना, और HF, ठीक है। और पार्शियली ये हाइड्रोलाइज हुआ, और कुछ जो बचा वो फिर रेस्ट HF से रिएक्ट करके फिर बना दिया H2SiF6। तो इसके बनने के वजह से SiO2 जो है HF में घुल जाता है। तो द डिसोल्यूशन ऑफ SiO2 इन HF इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SiF6। इसके बनने की वजह से वो घुल जाता है। इसलिए ये जो SiO2 तो कांच में रहता है ना, कांच का ग्लास, वो जो सिलिकेट है CaO SiO2 इन सब का मिक्सचर, तो SiO2 जो होता है ये कांच है, और ग्लास में जो SiO2 है वो HF में घुल जाता है। इसीलिए कभी भी HF को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता, वो घुला लेगा अपने में। HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, बल्कि कॉपर का स्पेशल कंटेनर होता है उसमें रखा जाता है, या कांच को एक मोनेल मेटल एलॉय होता है, मोनेल मेटल, ठीक है। मोनेल मेटल ये एक एलॉय है, एलॉय यानी मिश्र धातु, जिसमें ये
लगभग 68% क्या होता है, निकेल होता है 68%, 32% यहाँ पर होता है कॉपर 32%, और साथ में प्लस ट्रेसेस, मतलब बहुत कम, इसी में से माइनर ये कमी होगा, ट्रेसेस ऑफ Fe। तो इस तरह से ये मोनेल मेटल एक एलॉय है, इसके कंटेनर में रखा जाता है ये HF को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता, ठीक है, कांच के बोतल में ये नहीं रखते हैं HF को। इसको अगर कांच के बोतल में रखेंगे भी तो वहाँ वैक्स कोटिंग होगा, यानी कि उस जगह पे वैक्स यानी मोम का कोटिंग कर दिया जाएगा, वो कोटिंग से उस पे ये तब रखा जाएगा। और यहीं पर ये जो सिलिसिक एसिड बनता है, ये एक ओपैक, एक अपारदर्शी लेयर ये हो जाता है, इसलिए कांच के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो कांच के ऊपर ये निशान बना देगा, और कांच जो ट्रांसपेरेंट होता है वहाँ कुछ भी निशान बना देगा, और वो ओपैक होगा, इस पार से उस पार नहीं दिखेगा। इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इस घटना को, तो कांच के ऊपर जो निशान बना देता है, जैसे खरोचते हैं तो अगर ड्राई स्किन है तो निशान बन जाता है, उस तरह से एक निशान बन जाएगा। इसको ईचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं, या फ्रोस्टिंग ऑफ ग्लास, फ्रोस्टिंग FROSTING, फ्रोस्टिंग ऑफ ग्लास या ईचिंग, ईच का मतलब ही खुजलाना, तो एक निशान बन जाता है। तो इस गुण का, इस प्रॉपर्टी का उपयोग किस में करते हैं, कांच का एक, मान लीजिए हम लोग कोई टुकड़ा ले लिए और उसमें अगर हमें डिजाइन बनाना है, तो पहले पूरे कांच के टुकड़ा के ऊपर हम लोग एक मोम का लेयर चढ़ा दिए। मोम का लेयर चढ़ाने के बाद वो कुछ भी, यह नुकीला कोई चीज़ से या स्टाइलस जो होता है ना, वो मोबाइल ये सब पे स्क्रीन पे जो नोट पैड पे लिखा जाता है, वो स्टाइलस से या कुछ वो चाकू से उसको खरोच देते हैं, और खरोच कर वहाँ डिजाइन बना दिए, वहाँ से मोम को हटा दिए, बाकी में मोम है। अब उसको HF में डुबा दिए, तो HF में डुबा देंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ मोम है वहाँ HF के कांटेक्ट में कांच नहीं आ पाया, और जहाँ मोम को खरोच कर हटाए थे वहाँ कांच के कांटेक्ट में आ गया, और वहाँ उससे रिएक्शन करके क्या बनाया, एक ये ओपैक लेयर बना दिया। इस तरह से वो डिजाइन आ गया। तो कांच के ऊपर नाम लिखने, फूल पत्ती, ये सब डिजाइन बनाने में इस ईचिंग ऑफ ग्लास कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझ गए कि कांच के बॉटल में क्यों HF नहीं रखा जाता, और ईचिंग ऑफ ग्लास क्या है। ये सिलिका, यहाँ मतलब सिलिका डिजॉल्व्स इन हॉट एल्कली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट। ये सिलिका है, एल्कली, ये गर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन में सिलिका जब डालेंगे तो ये सिलिकेट बनाता है, और इस रिएक्शन के वजह से ये जो वाटर में इनसॉल्युबल है ये एल्कली में डिज़ोल्व कर जाता है। हालांकि ये जो होता है एल्कली में डिज़ोल्व करेगा, लेकिन ये क्या होगा, एसिड में केवल एक ही एसिड है जिसमें डिज़ोल्व होता है, वो HF। तो ये डिज़ोल्व होकर जो सिलिकेट बनाएगा, ये सिलिकेट, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाटर ग्लास कहा जाता है। अब SiO2 को कार्बन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है, SiC बनता है, जो पॉलीमेरिक फॉर्म में ये रहता है। SiC को क्या कहते हैं, SiC, इसको हम लोग कार्बोरंडम कहते हैं। ये कार्बोरंडम इसको कहते हैं। तो कार्बोरंडम है ना, अगर कहीं इसके पहले बताने में भूल से अगर कोरंडम बोला गया हो या लिखा गया हो, SiC को कार्बोरंडम कहते हैं, ये रेक्टिफाई कर लीजिएगा, है ना।
तो ये कार्बोरंडम बनाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और इसका यूज किस में होता है? सिलिका का यूज एज ये क्वार्ज, ये इसका तो अलग अलग फॉर्म है, तो उसी में क्वार्ज एज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं? कुछ ऐसा क्रिस्टल्स, ऐसा मटेरियल जिस पर मैकेनिकल स्ट्रेस या दबाव दिया जाए तो दबाव देने पर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे। Piezoelectric materials are those materials which produce electric current when subjected to mechanical stress, है ना। जब इसको मैकेनिकल स्ट्रेस में डालते हैं, उसके प्रभाव में डालते हैं, तो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे पत्थर को ऐसे अगर रगड़ते हैं ऐसे, तो वहाँ से आग निकलता है, तो वो जो आग निकलता है ऐसे रगड़ने पर, तो वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस दिए, वहाँ फायर प्रोड्यूस हुआ। तो उसी तरह से दो चीज़ के ऊपर वैसा क्रिस्टल जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो क्वार्ज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में यूज होता है। सिलिका जेल एक होता है, वो भी SiO2, सिलिका एज ड्राइंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कैमरा है, तो उसके अंदर देखिएगा उसी में लगा हुआ एक छोटा सा पाउच होता है, उसके अंदर सिलिका वो भरा रहता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब ना हो, उसके लिए अंदर में वो सिलिका जेल वो पाउच में रखा जाता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो उसको ड्राई रखता है। लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल होता है ना। ये लाइब्रेरी, म्यूजियम में भी वो किसी कंडीशन को ड्राई करने में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। बुक ये सब जो लाइब्रेरी में रखा रहता है, तो वो डैम्प ना हो जाए उसके लिए रैक पे वो सिलिका जेल का पाउच अलग अलग जगह रखा जाता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कंडीशन को ड्राई रखता है। एक होता है किसलगुर, ये क्या होता है? एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। ये क्रिस्टलाइन नहीं, एमोर्फस फॉर्म है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कुछ ऐसे प्लांट है जहाँ पर फिल्टर करना होता है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट में एज एब्रेसिव याद कीजिए, मैंने बताया था पहले आप लोग को। एब्रेसिव क्या है? जैसे कोई बर्तन धोने के लिए ऐसे एक जैसे राख या कोई उस तरह का लेकर के रगड़ते हैं तो साफ़ होता है, ज़रा रफ़ मटेरियल, वो रफ़ मटेरियल वो एब्रेसिव कहलाता है। तो किसलगर इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव, इसको एब्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है कि ये एब्रेसिव के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट इसका क्या है? हम लोग इसका एक और हम लोग ले सकते हैं क्या कि किसलगर एक इनर्ट सपोर्ट फीलर है। फीलर समझते हैं? फीलर जैसे देखिएगा, अगर जो टेलीविज़न पे हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम देखते हैं, तो जैसे होता है कि एक प्रोग्राम एंड होता है, तुरंत दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आजकल तो 24 घंटा प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन एक प्रोग्राम पहले स्टार्ट हो गया, ये पहले ख़त्म हो गया, और दूसरा का टाइमिंग जो है वो बीच में 5-10 मिनट का गैप है, तो उसमें क्या होता है, कुछ दूसरा चीज़ कोई ऐड डाल करके वो उस गैप को फिल किया जाता है, वो फीलर कहलाता है। अब जैसे मेडिसिन, दवा जो हम लोग सिरप जो पीते हैं, सिरप में क्या होता है, मेडिसिन तो सॉल्यूट होता है जो उसके अंदर घुला हुआ रहता है, तो दवा वो है, लेकिन उसको डाइल्यूट फॉर्म में वहाँ पर ये जो लिक्विड है, हनी है
या अल्कोहल बेस्ड होता है, कुछ वो सॉल्वेंट मिलाया जाता है। सॉल्वेंट दवा नहीं है, दवा तो उसमें सॉल्यूट के रूप में घुला हुआ है। तो वो, लेकिन अगर हम डायरेक्ट उस दवा को ही लें तो वो दवा का थोड़ा सा भी अमाउंट हमारे लिए ओवरडोज हो सकता है। इसीलिए क्या करता है, उसको डाइल्यूट करके, घुला करके एक सिरप तैयार कर लिया, और आप 1 चम्मच अगर पी रहे हैं तो उसमें उतना ही अमाउंट वो आएगा, कंसंट्रेशन ऐसा है कि आपके लिए वो एक परफेक्ट डोज होगा। अगर डायरेक्ट उसको ले लिए तो वो ओवरडोज हो सकता है। तो उसी तरह से जैसे कुछ होता है, ये डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ, तो वो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है ना, या टीएनजी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है। अब ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन वो मेन मटेरियल है, लेकिन अब अकेले अगर सिर्फ उसको ले तो कॉस्टली भी होगा और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो उसमें क्या करते हैं, किसलगर ये मिला करके उसको हम लोग डाइल्यूट, वो क्वांटिटी में ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेन काम है टीएनजी का। उसी तरह जेलिकमाइट एक होता है। तो जेलिकमाइट क्या होता है, ये हम लोग जो लेते हैं है ना तो वो नाइट्रोबेंजीन होता है, और नाइट्रोबेंजीन और किसलगुर का मिक्सचर होता है, वो भी एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। तो उसमें एक फीलर के रूप में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज ऑल अबाउट सिलिका।